अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा यह ऐलान कर दिया है कि वो अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ने खुली चुनौती दी है बहस के लिए बेनियाबाग मैदान से नरेंद्र मोदी को। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन यह साफ हो चुका है कि केजरीवाल ने सीधे सीधे प्रस्ताव रखा और कह दिया कि मैं अब तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, एक एक पैसा मुझे इकट्ठा करना होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मदन मोहन मालवीय ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा किया था, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपके पास आऊंगा ये पैसे इकट्ठा करने के लिए भी। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जमकर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के ऊपर हमले किए। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार अरविंद केजरीवाल, और किस तरीके से इस बात का उन्होंने प्रस्ताव रखा और ऐलान किया, आइए देखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे मदन मोहन मालवीय ने एक एक रुपया इकट्ठा करके 2 मिनट और 2 मिनट बैठ जाइए। जैसे मदन मोहन मालवीय ने एक एक रुपया इकट्ठा करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी, मैं आपके पास पैसा मांगने के लिए आऊंगा, आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार मैं इस देश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, यह बनारस का चुनाव बनारस के लोगों का नहीं है, यह इस देश के लोगों का चुनाव है। जो लोग आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो सब लोग एक एक महीने की छुट्टी लेके आधे लोग वाराणसी में आए और आधे लोग अमेठी में पहुंच जाएं। इस बार इस 2014 के चुनाव को हम इस देश की राजनीतिक क्रांति में बदल लेंगे। और आज इस मंच से मैं नरेंद्र मोदी जी को डिबेट करने के लिए यहां पे आमंत्रित करता हूं। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। यहीं बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी जी आए और खुले में जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए। हम भी जानना चाहते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ था। नरेंद्र मोदी जी किसी से बात नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, जनता से बात नहीं करते, हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतरते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, मोदी जी। लेकिन आपने सुना ध्यान से, एक एक महीने की छुट्टी ले लीजिए और पहुंच जाइए वाराणसी और अमेठी। 2 सीटें मुख्य तौर पर निशाने पर। वाराणसी से खुद अपनी दावेदारी ठोक दी आज अरविंद केजरीवाल ने। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, स्वागत है आपका। रागिनी नायक, कांग्रेस की नेता, हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बड़े आरोप लगाए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर और अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन इससे पहले एक जो संगीन आरोप वो ये लगा कि बनारस की संस्कृति नहीं है, नरेंद्र मोदी के भाड़े के लोगों ने हमला किया। क्या कहेंगे आप? निशांत जी, ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का एक बड़ा जाना पहचाना हिस्सा है
कि वे आरोप लगा करके, किसी के ऊपर भी कितने ही बड़े आरोप लगा करके और वो खिसक चलते हैं। दिल्ली के अंदर भी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लगातार वो केवल आरोप लगाते रहे, झूठे वायदे करते रहे, लेकिन जब उनको सरकार बनाने का अवसर मिला तो अपनी हर बात से वो पलटते हुए दिखाई दिए, अपनी हर शपथ से, हर सौगंध से वह मुंह मोड़ते हुए दिखाई दिए। आज ठीक उसी प्रकार से दिल्ली से एक प्रकार से भगौड़ा सिद्ध हो चुके अरविंद केजरीवाल आज काशी की नगरी में अपने आप को फिर से देश की राजनीति के टेलीविज़न के स्क्रीन के ऊपर चमकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। और आपको ध्यान हो, पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार इस प्रकार की चर्चा आ रही थी कि वहाँ पर एक सनसनीखेज वातावरण बनाने के लिए जब बनारस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई इस प्रकार का ड्रामा किया जाएगा, उनके ऊपर हमला होगा, उस हमले की बहुत चर्चा होगी, उनको सहानुभूति मिलेगी और वह टेलीविजन की डिबेट्स के माध्यम से एक बार फिर से वो प्रकाश में आएंगे। ठीक उसी प्रकार से वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्टेज मैनेज ड्रामा आज काशी से टेलीविजन के माध्यम से आपने दिखाया और हम सब ने देखा है। यह है अरविंद केजरीवाल जी की जानी पहचानी रणनीति है। आप ये आरोप लगा रहे हैं बार-बार नहीं कैप्टन अभिमन्यु, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, जो इंक फेंकी गई, जो काले झंडे दिखाए गए, जो अंडे मारे गए, वो सब अरविंद केजरीवाल की टीम ने किया है? क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? ये इनका बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 3 दिन पहले से सोशल मीडिया के ऊपर आप स्वयं जाकर के चेक कर लेंगे तो लगातार इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि वो करने वाले हैं। एक प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी और ठीक जैसे ड्रामा उन्होंने पहले तय किया था, वही पटकथा आज अभिनीत इन्होंने वहां पर की है काशी में, जो देखने को मिली है। जो आप कह रहे हैं ये और आपने एक आरोप भगोड़ा का भी लगाया, उसका अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा अलग तरीके से उसमें उदाहरण दिए हैं। रागनी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे बड़ा सवाल यहां पर रागनी अभी ये खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनकी बड़ी पुरानी लाइन रही है, सबको एक सूत्र में पिरोकर वो बोलते हैं कि इन दोनों को हराना है। बात चुनौती की जाए, बात बनारस की जाए, तो आपको लगता नहीं है कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो अभी अरविंद केजरीवाल या बीजेपी के पास है, या जिन जिन लोगों ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है? देखिए निशांत, फर्स्ट मूव की एडवांटेज जो अरविंद केजरीवाल जी को मिल चुकी है दिल्ली में, उसका जितना भी लाभ उठाना था वो उठा भी चुके हैं। और अब अपनी अकर्मण्यता और विफलता जो दिल्ली के उनके शासन के दौरान देखी गई, उसकी छाया आगे की उनकी राजनीति पर मंडराती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, हमने देखा कि जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लागू हुई उस दिन किस तरह से इन दोनों पार्टी के अति उत्साहित समर्थकों में भिड़ंत हुई। तो ये दोनों ही पार्टियां दूध की धुली नहीं है। स्याही या अंडे चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने फेंके हों या आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने फेंके हों, एक बात सुनिश्चित करना भारतीय लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि चुनाव संहिता के सम्मान के लिए, एक सार्वजनिक शोभनीयता बनाए रखने के लिए, व्यक्तिगत नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों में निष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा जो है वो सकारात्मक रहे। लेकिन मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगी कि इन दोनों पार्टियों की एक विध्वंसकारी और हिंसा के प्रति जो रुझान और लगाव रहा है वो उसका इतिहास स्वयं गवाह है। लेकिन आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले एक बार वाराणसी की तरफ नजर डालिए। ये एक ऐसी जगह है जहां पे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल यानी कि 27 सीटों का जमावड़ा है और साथ में लगा है बिहार। तो नंबरों का समीकरण तो यहाँ है ही, और इसी के साथ साथ ये वो भूमि है जो हिंदू धर्म रागनी में आपके पास चुनावी प्रतिस्पर्धा में ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। रागनी नायक कांग्रेस की नेता, उनका ये कहना है। बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने भगोड़े का एक बार फिर से आरोप लगाया और मैं सीधे चलता हूं इन्हीं के पास। कैप्टन अभिमन्यु, भगवान श्री राम, भगवान भरत, राजा हरिश्चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री, इन सभी लोगों को अगर बीजेपी होती तो भगोड़ा कह देती। जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने, क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल जी को या तो ठीक से रामायण का ज्ञान नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी भी अपनी सौगंध और शपथ खा करके उससे वो पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने कभी भी सत्ता लोलुपता और सत्ता पिपासा के कारण अनैतिक जो है एक गठबंधन नहीं किया था। जिस पार्टी के बारे में वह कहा करते थे कि भ्रष्टाचार की जनक पार्टी है और मैं दिल्ली में सरकार
न कांग्रेस के साथ मिलकर के न भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बनाऊंगा। और जितने भी वायदे दिल्ली की जनता को उन्होंने किए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी अगर उनकी जगह पर होते तो अपने वायदों से पीछे नहीं हटते। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने आप की तुलना करने की कोशिश की है, वो अपने एक प्रकार से, मैं कहूँगा, मुझे क्षमा करिएगा, अपनी स्थिति को हास्यास्पद करते चले आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये मानती है कि ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उनकी सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। वह देश की वर्तमान लोकसभा चुनाव में राजनीति में एक प्रकार से अप्रासंगिक हो चुके थे। काशी में चुनाव लड़ करके वह अपने आप को फिर से टेलीविजन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो दिल्ली के अंदर फिर से लोकसभा का चुनाव स्वयं लड़ सके। जी, आप हिम्मत की बात कर रहे हैं, वहां पर वो नरेंद्र मोदी की हिम्मत को चुनौती दे रहे हैं, ओपन डिबेट की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस डिबेट में रागनी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। चुनावी प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ज्यादातर क्या भूमिका अभी दर्शक की नहीं बची है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपके कैंडिडेट की बात हो तो वो भी वहां पर अभी कुछ अता पता नहीं। निशांत जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे आप मौका दीजिएगा। पिछले ब्रेक पे जाने से पहले मेरी बात अधूरी रह गई थी। आपने जो सवाल उठाया वो प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सवाल के पीछे की एक भूमिका है जिसका संज्ञान आपको भी होना चाहिए। भारतवर्ष में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, एक गुजरात से लेके बंगाल तक, एक एक कोने में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है अनेक नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध, क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ जाके, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं आपको ये भी इस बात के लिए पूरा सुनिश्चित करती हूं कि चाहे वडोदरा की बात हो, वाराणसी की हो, या असुरक्षा की भावना महसूस करते हुए मोदी अगर तीसरी सीट से भी चुनाव लड़े तो वहां भी कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी और पूरी लड़ाई लड़ेगी। पहली बात। अब दूसरी बात जो मैंने कही वो ये है कि वाराणसी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये पुण्य भूमि है हिंदू धर्म और संस्कृति की। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने के लिए आता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति का केंद्र भी वाराणसी बन सकती है। रागनी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने टाइम मांगा था, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे लिए मजबूरी है ब्रेक लेना। रागनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन अभिमन्यु, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस डिबेट में जो एक चीज निकलकर सामने आई है वो है एक और आरोप, और वो आरोप लगाया है कैप्टन अभिमन्यु ने कि ये जो कुछ भी हुआ बनारस में अरविंद केजरीवाल के साथ वाराणसी में, वो आम आदमी पार्टी ने किया था। हालांकि जो देखने वाली बात है वो है अरविंद केजरीवाल की चुनौती में कितना दम।